नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवनीश पाल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 3 के गणित का रिवीजन करेंगे और आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने कक्षा 3 की संस्कृत बुक को कंप्लीट कर लिया था। तो चलो इस वीडियो में देखते हैं गणित में और गणित का रिवीजन कर लेते हैं। तो इसका सिलेबस जान लेते हैं क्या है, और सिलेबस के बाद जो चीज़ें हमें आती हैं उनको स्किप करते जाएंगे और जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको डीपली समझेंगे और पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। तो इसका पाठ्यक्रम क्या है कक्षा 3 का, तो जान लेते हैं जल्द से जल्द और पढ़ लेते हैं और जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम दिख रहा होगा। पाठ्यक्रम में पहली जो हमारी हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 3 के बच्चों को क्या आना चाहिए, 9,999 तक की संख्याएँ। तो ये हेडिंग है और इसके अंतर्गत क्या क्या आना चाहिए। तो 9,999 तक की संख्याओं को पढ़ना, तो पढ़ना में आता है और कक्षा 3 वाले बच्चों को आना चाहिए क्योंकि। और उसके बाद हमारा है लिखना, कि हमें पढ़ना तो आना चाहिए, उसके बाद लिखना भी आना चाहिए, एवं स्थानीय मान। तो हमें पढ़ना आता है, लिखना आता है। स्थानीय मान की बात है जो हमने कक्षा 2 में भी जाना था और पिछले कक्षा 1 में भी जाना था और इसमें भी स्थानीय मान आ गया। तो मैं आपको स्थानीय मान का रिवीजन करा दे रहा हूँ थोड़ा, और जान लेते हैं स्थानीय मान क्या होता है। वैसे तो आपने जान लिया होगा। तो स्थानीय मान को आपको ये मार्क के द्वारा दिखा देता हूँ। जैसे इसमें 9,999 संख्या लिखी हुई है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये इकाई अंक है, ये दहाई है, ये सैकड़ा और ये हज़ार है। तो अगर इसका स्थानीय मान निकालें तो इकाई का 9 स्थानीय मान होता है, और जो दहाई है इसका, एक दहाई का मतलब होता है 10, इसमें 9 लिखा हुआ है इसलिए 9 का इंटू कर देते हैं तो 90 हो जाएगा। उसके बाद तीसरी संख्या है जो हमारी 9, ये भी 9 है। तो सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे होता है 100, तो 9 लिखा है इसलिए 9 का हम इंटू कर देंगे 100 में, तो ये 9 से हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी तीसरी संख्या दिख रही है इसमें क्या हो जाएगा, आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो, 9,000, क्योंकि 1000 पे है ये पॉइंट। तो आपको समझ में आ गया होगा, रिवीजन भी आपने कर लिया होगा कि स्थानीय मान क्या होता है। उसके बाद हम समझ लेते हैं छोटी बड़ी संख्याओं, पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्याओं तथा आरोही अवरोही क्रम की समझ। तो ये हमें छोटी बड़ी संख्याओं का ज्ञान है। पूर्ववर्ती अनुवर्ती हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है और इसमें भी रिवीजन कर लेते हैं कि पूर्ववर्ती अनुवर्ती क्या होती है। उसके बाद आरोही अवरोही क्रम भी आपको समझा देते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पूर्ववर्ती संख्या भी होती हैं, जो किसी संख्या से एक को घटा दिया जाए तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या निकल आती है। जैसे 90 में से हम अगर एक को घटा दें तो 89, ये 90 की पूर्ववर्ती संख्या है। उसके बाद अनुवर्ती संख्या, तो किसी संख्या में एक को जोड़ दिया जाए तो उस संख्या की वह अगली वाली संख्या अनुवर्ती संख्या निकल आती है। जैसे 90 में एक जोड़ दिया जाए तो 91, तो 91 90 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। उसके बाद आरोही क्रम अवरोही क्रम आपको पता ही होगा, उसके बाद जान भी लेते हैं। जैसे छोटी संख्या है छोटी, फिर बढ़ती हुई क्रम में लिखना आरोही क्रम होता है और घटती हुई क्रम में लिखना अवरोही होता है। जैसे हम समझ सकते हैं पहली संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे बढ़ती हुए जाएँ सीढ़ी की तरह, तो ये आरोही क्रम होता है। उसके बाद उल्टा लिखते हैं इसी को, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी फिर छोटी छोटी, तो ये अवरोही क्रम होता है। चलो, तो हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया, रिवीजन हो गया है। अब आगे इसमें रिवीजन नहीं करना है। 9,999 तक की संख्याओं का ज्ञान और जो चीज़ें इसमें समझनी थी वो समझ लिया। उसके बाद जो हमारी दूसरी हेडिंग आती है इसके अंतर्गत देवनागरी, अंतर्राष्ट्रीय एवं रोमन अंक। तो इसमें समझ लेते हैं क्या क्या है। 1 से 50 तक देवनागरी अंक। तो आपको देवनागरी अंक शायद नहीं आते होंगे, तो वो थोड़ा हम रिवीजन भी कर लेते हैं, देवनागरी अंक क्या होता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंक, जो हम अपनी गिनती लिखते हैं 1 2 3, वो अंतर्राष्ट्रीय अंकों में लिखते हैं। उसके बाद रोमन अंक, जो हमारे रोमन अंक भी आपको दिखा देंगे अभी कैसे लिखते हैं। तो देवनागरी अंक हमें 1 से 9 तक जान ले रहे हैं, उसी की से सारी संख्या बन जाती हैं। तो आपको मार्क के द्वारा दिखाएं कि देवनागरी अंक में क्या होता है, कैसे बनाते हैं अक्षर। तो देवनागरी अंक में हम 1 को ऐसे बनाते हैं, 2 को ऐसे बनाते हैं, 3 को ऐसे बनाते हैं, 4 को ऐसे बनाते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया, 4 को आपको फिर से बना के दिखाऊँ। 4 को हमने बनाया नहीं है, सीख रहे हैं, तो 4 को आपको दिखा के दे रहा हूँ। 4 को ऐसे बनाते हैं। उसके बाद 5 को हम ऐसे बनाते हैं बाई जैसा, और उसके बाद 6 को ऐसे बनाते हैं, और 7 को ऐसे बनाते हैं, और 8 को ऐसे, और 9 को ऐसे। तो ये देवनागरी अंक के सारे तो आपने जान लिया होगा, वैसे आपने कभी देखा भी होगा छोटी क्लासों में। तो ये देवनागरी अंक थे, इसी से सारी संख्या बन जाएंगी देवनागरी अंकों में। उसके बाद हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो हम लिखते हैं 1 2 3, तो ये सारी हमारे अंतर्राष्ट्रीय में आता है। उसके बाद रोमन अंक भी आप जानते होंगे, तो एक बार और लिख के देख ले रहे हैं रोमन अंक ब्रश की सहायता से। तो रोमन अंक आपको पहला, और यहीं पे दूसरा बना के दिखा दे रहे, दूसरा तीसरा भी बना के दिखा दे रहे। उसके बाद चौथा ऐसे बनता है, पांचवा ऐसे, छठवा ऐसे,
7वां ऐसे, 8वां 3, उसके बाद 9वां ऐसे और 10वां ऐसे। बस इसी के बाद हम आगे संख्या इनको बढ़ाते जाएंगे। जैसे 11 लिखना है तो x बना दो 10, उसके बाद 1 11। 12 लिखना है तो लिख के दिखा दे रहे 12, x बना दो यानी 10, उसके बाद 2 12। ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे, यानी पूरी 100 तक लिख सकते हैं। तो हमने रोमन अंक तो देवनागरी समझा, अंतर्राष्ट्रीय समझो, और रोमन अंक, तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। और हमारा उसके बाद तीसरा है जो हमारा, तो जल्दी समझ लेते हैं, संख्याओं का जोड़ना। तो आपको जोड़ना आता होगा, 4 अंक की संख्याओं का जोड़ आता होगा। तो इसको आगे बढ़ते हैं। जोड़ना नहीं सीखना है हमें, और नहीं आता है तो आप देख भी सकते हो। उसके बाद संख्याओं का घटाना, संख्याओं का घटाना भी आता है। 4 अंक के घटाना हो, कोई भी घटाना हो, हम घटा भी लेते हैं। उसके बाद गुणा, तो गुणा भी आता है। और गुणा में एक चीज़ समझने की है जो हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था, तो आपको बता दे रहे हैं गुणा में क्या है, वृक्ष की सहायता से, कि जो इसमें लिखा है गुण, गुणक और गुणनफल, तो ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो गुण क्या होता है, गुणक क्या होता है और गुणनफल क्या होता है। तो गुण वह होता है जिससे गुणा किया, जिसका गुणा किया जाता है उसे गुण कहते हैं, और जिससे गुणा किया जाता है उसे गुणक कहते हैं, और दोनों का गुणा करके जो मान आता है उसे गुणनफल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको समझाएं तो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दो का गुणा किया जा रहा है किसमें, 3 में, तो यहाँ 2 क्या हुआ, गुण, और 3 गुणक। उसके बाद जो इसका मान आ रहा है 6, तो ये क्या है, गुणनफल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गुण क्या होता है, गुणक क्या होता है, गुणनफल। तो यही चीज़ें समझनी है कि जो चीज़ें हमें आती हैं उसको आगे बढ़ते चलते हैं, स्किप करते चलते हैं, यही रिवीजन होता है। और जो चीज़ें थोड़ी समझने की होती हैं उसको जान लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा छठा पॉइंट, भाग। तो देखो कितनी जल्दी क्लियर हो रहा है। जैसे हमारे पूरे टोटल शायद इसमें 13 पॉइंट हैं, तो हम छठे पॉइंट पे पहुंच गए हैं, और इसी से जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। तो हमारा भाग है, तो भाग में हमें सारी चीज़ें आती हैं, भाग करना आता है। तो भाग में कुछ चीज़ें हैं नहीं जानने के लिए। उसके बाद भिन्न, तो तो भिन्न भी आपको आती हैं। भिन्न में क्या है, इसमें जो लिखा हुआ है आपको दिखा देते हैं, आधा, 1/4, 3/4 इत्यादि। तो इन चीज़ों को कैसे लिखते हैं वो भी जान लेते हैं, और आपको आता ही होगा। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे आधा लिखना है तो 1/2, 1/4 लिखना है 1/4, और उसके बाद 3/4 लिखना है 3/4। तो ऐसे लिखते हैं, इसका ज्ञान आपको होगा, बस रिवीजन कर लिया है। उसके बाद हमारी भिन्न भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद 8वां पॉइंट है हमारा ज्यामिति। तो ज्यामिति में हमें जानने के लिए है, और इसमें थोड़ा डीपली पढ़ना जरूरी है, और ज्यामिति थोड़ी जान लेते हैं। और ज्यामिति में क्या है, तो ज्यामिति में आपको दिया है बिंदु का ज्ञान। उसके बाद रेखाखंड की माप की दी गई लंबाई का रेखाखंड खींचना, आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त की परिमाप। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। बुक को आपको पेज नंबर पर ज्यामिति पे ले जाते हैं, तो आप देखिए हम वहीं पे पहुंचते हैं। उसके बाद तो दोस्तों हम आ गए हैं ज्यामिति पे, जिसका पार्ट 8 है, जिसमें रेखाएं नाम से जो हमारा चैप्टर दिया है, यही हमारा वो ज्यामिति है। तो इसको थोड़ा डीपली समझेंगे और जानेंगे इसमें क्या क्या है। तो इसका हम पूरा पढ़ के देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखा है, आलिया और मंगलू ने कुछ रेखाएं खींची, इन्हें देखो। तो आपको दिख रहा होगा एक साइड आलिया लिखा है जिसमें सीधी रेखाएं खींची दिख रही हैं आपको, दूसरी साइड है मंगलू। तो मंगलू की रेखाएं देखिए, आप समझ सकते हैं कैसी रेखाएं खींची हैं मंगलू ने। यही होता है लड़कियों लड़कों का, मंगलू शायद लड़के का नाम हो, तो लड़के ने कैसी लाइन खींची और लड़की ने बिल्कुल सीधी खींची। तो ये थोड़ी हंसने वाली बात है। उसके बाद इसमें इनमें क्या कोई अंतर दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है। जो आलिया ने रेखा खींची हैं वो सारी सीधी हैं, और उसके बाद जो मंगलू ने रेखा खींची हैं वो टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार हैं। तो इसमें जो लाइन दी है, सीधी खींची गई रेखाओं को सरल रेखा और घुमावदार रेखाओं को वक्र रेखा कहते हैं। ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा, सीधी खींची गई रेखाओं को सरल रेखा और घुमावदार रेखाओं को वक्र रेखा कहते हैं। उसके बाद अब तुम भी पेंसिल की नोक से ऐसे चिन्ह पास पास बनाकर आगे बढ़ाओ। तो भाई बढ़ाना आप, अरे ये तो सरल रेखा व वक्र बन गई। जो नीचे दिख रही है डॉट डॉट में, एक सीधी रेखा बनी सरल रेखा और दूसरी घुमावदार रेखा। तो इसमें जान लेते हैं कि तुमने देखा कि रेखा, जी यहाँ जानने की बात है कि तुमने देखा कि रेखा, आपको यहाँ डॉट 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 दिख रहा होगा, ऐसे कई चिन्हों से मिलकर बनती है। इस चिन्ह नहीं डॉट, इस चिन्ह डॉट को हम बिंदु या पॉइंट कहते हैं। तो उसमें पूछा था कि बिंदु क्या है, तो बिंदु के बारे में हमने समझ लिया, जो रेखा है उसे डैश डैश करके खींचते हैं, तो जिसका एक पॉइंट होता है उसे ही बिंदु कहते हैं।
उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं, अपने परिवेश में सरल रेखा और वक्र रेखा कहाँ कहाँ हैं ये देखो और कॉपी पर लिखो। तो भाई लिखना अपना तो काम नहीं है। उसके बाद आओ देखें, एक रस्सी के एक कोने को रिंकू ने और दूसरे कोने को सलमा ने पकड़ कर लहराया तो रेखा डैश 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 बन गई, और जब खींचा तो डैश 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 सरल रेखा बन गई। तो इसमें देखो जो पहले वाली लाइन है उसमें टेढ़ी मेढ़ी वक्र बन गई, वक्र रेखा है, और दूसरी सीधी जो स्ट्रेट खींची हुई है तो ये सरल रेखा है। तो ये वक्र रेखा, ये टेढ़ी मेढ़ी वक्र रेखा, ये सरल रेखा। तो यहाँ वक्र रेखा बनेगी, यहाँ सरल रेखा। तो उसके बाद आगे और पढ़ लेते हैं। इसमें डीपली जानने के लिए था थोड़ा तो जान लेते हैं, इसका पूरा ही पढ़ ले रहा है। अब तुम भी अपनी कॉपी पर विभिन्न रेखाएं खींचो। हाँ खींचना, ठीक है। उसके बाद सोचो, अगर हमें किसी निश्चित लंबाई की रेखा खींचनी हो तो हम क्या करेंगे। तो आलिया ने क्या किया, हम उस लंबाई की किसी वस्तु की सहायता से पेंसिल से एक रेखा खींच देंगे, जैसे किताब के किनारे की मदद से रेखा खींचने पर किताब की लंबाई की रेखा बन जाएगी। सोचो, और क्या सोचें, पटरी की सहायता से किसी लंबाई की रेखा हम कैसे खींचेंगे। तो सोचो भाई कैसे खींचेंगे, और इसमें जो बता रहे हैं तो उसको समझ लेते हैं। आओ देखें, यदि हम 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है तो हम पेंसिल को पहले पटरी स्केल के 0 बिंदु पर रखेंगे, फिर उसे आगे खींचकर 5 वाले बिंदु तक ले जाएंगे। ये हमें आता है। उसके बाद आते हैं ये चित्र बने हुए हैं जहाँ आपको दिख रहा है आयत, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। तो सबसे पहले माचिस की डिब्बी के किनारों से बना आकार, तो बना हुआ आकार है जिसे आयत कहते हैं, आयत दिख रहा होगा आपको। उसके बाद पॉइंट ले लेते हैं, आयत दिख गया। उसके बाद पतंगों झड़ी के किनारों से बना आकार, त्रिभुज। उसके बाद पासे के किनारों से बना आकार, वर्ग, ये वर्ग है। उसके बाद सिक्के के किनारों से बना आकार, वृत्त, ये हमारा वृत्त है। तो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये। अब तुम सरल रेखा खंडों की सहायता से विभिन्न माप के आयत, वर्ग और त्रिभुज अपनी अपनी कॉपी पर बनाओ। हमने बना लिया है, बस इतना ही देखना था। उसके बाद परिमाप, कि हमारा परिमाप क्या होता है, परिमाप के बारे में समझ लें, उसमें दिया था हमारे सिलेबस में। तो शबनम के इसमें एक उदाहरण दिया है, तो उदाहरण को पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें डीपली पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ में भी आ जाए। वैसे तो हमें आता है, बस रिवीजन कर ले रहे हैं। तो शबनम के खेत में जानवर घुस आते थे, फसल को नुकसान पहुंचाते थे। शबनम के पिताजी बहुत परेशान थे, उन्होंने अपने खेत में कटीले तार लगवाने की सोची। खेत को एक बार घेरने में कितने मीटर तार लगेगा। चित्र को देखो और खेत का आकार कैसा है बताओ। खेत का आकार तो हमें पता है, आयत है ये इनका खेत है। उसके बाद इसमें आपको लंबाई दिख रही होगी और चौड़ाई दिख रही होगी। 30 सेंटीमीटर लंबाई है दोनों साइड और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो ये इसका खेत था, और इसमें तार लगाया, कितना लगाया, क्या लगाया, और इसको आगे देखते हैं। आओ देखें, क्या देखें। आयताकार खेत के किनारों पर कटीले तार लगाए जाने हैं। खेत के किनारों की कुल लंबाई और चौड़ाई तो इन्होंने जोड़ के बताया 100 मीटर हो गया टोटल। तो आयताकार खेत के चारों किनारों की लंबाई का योग 100 मीटर है। शबनम के पिताजी को खेत को एक बार घेरने के लिए कुल 100 मीटर लंबे कटीले तार की जरूरत होगी। यही शबनम के आयताकार खेत का परिमाप है। तो आओ समझें, क्या समझें, परिमाप की परिभाषा समझें। ये लिखा है, किसी बंद आकृति के सभी किनारों की लंबाई का योग ही उसका परिमाप होता है। तो आई होप आपको परिमाप समझ में आया होगा। वैसे तो आया है, बस रिवीजन करना था तो कर लिया परिमाप का। तो एक बार और पढ़ के सुना देते हैं। किसी बंद आकृति के सभी किनारों की लंबाई का योग ही उसका परिमाप कहलाता है। कोई बंद आकृतियाँ जैसे हमें दिख रही हैं, त्रिभुज दिख रहा है, उसके बाद आयत दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, तो ये बंद आकृति हैं, और इनकी जो चारों ओर की, तीन ओर की किसी भी साइड की जो सारी लंबाई है उनको जोड़ देने के बाद जो निकलती है वही परिमाप कहलाती है। तो और इसमें दिया है, अब तुम भी इसी प्रकार विभिन्न आकृतियों के परिमाप निकालो। तो हम निकाल लेंगे जल्द से जल्द। इसमें एक रिवीजन करने लायक है, आप कितनी जल्दी दिमाग चला के परिमाप निकालते हैं। तो आपको सबसे पहले इसका परिमाप निकालना है, तो मुझसे पहले आप परिमाप निकालिए। तो आपको दिखा दे रहे हैं जो त्रिभुज बना हुआ है, परिमाप आपका इसका बताइए जल्दी से। एक 4 सेंटीमीटर भुजा है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 3, तो टोटल परिमाप 5 4 9 3 12, इसका परिमाप 12। तो आई होप मैंने कि आप मुझसे पहले आपने निकाल लिया होगा। इसके बाद नहीं निकाल पाया तो दूसरी आकृति देखते हैं और इसका परिमाप देखते हैं। एक 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई, दूसरी 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई, उसके बाद 10 सेंटीमीटर की लंबाई और 10 सेंटीमीटर की लंबाई। तो ये आयत है, इसका परिमाप टोटल आप 10 10 20 और 20 30, तो इसका 30 सेंटीमीटर परिमाप हुआ। उसके बाद वर्ग, तो वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं, 5 5 5 5 चौको 20, तो इसका 20। उसके बाद आगे देखते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है। सरल रेखाखंडों से बने आकृतियों के परिमाप तुम आसानी से पता कर सकते हो। सोचो तुम किसी चूड़ी का परिमाप कैसे ज्ञात करोगे।
तो आपको पता है कि चूड़ी तो गोल होती है, उसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। यदि आपको नहीं पता है तो अभी जान लेते हैं कैसे चूड़ी का परिमाप निकालेंगे। तो मंगलू एक धागा लेंगे, उसे चूड़ी के किनारों से सटाकर एक चक्कर लपेटेंगे। चूड़ी को एक चक्कर लपेटने में धागे को पटरी पर नाप लेंगे। यह धागा चूड़ी की परिमाप होगी। जैसे एक चूड़ी है, ये हमें दिख रही है, तो एक धागा लेंगे और ऐसे लपेट देंगे चारों साइड, और धागे को यहाँ से कट करके उसको जो धागा बनेगा ऐसा बन जाएगा। इसको पटरी की सहायता से नाप लेंगे तो हमें ये चूड़ी का परिमाप पता चल जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि ये कितना और बचा है। तो इसमें हमने ये हमारा पार्ट हो गया। इसमें सीखा क्या क्या हमने, और ये थोड़ी जो पीली पीली दिख रही है, इसमें जान लेते हैं हमने क्या क्या सीखा है। तो किसी बंद आकृति के सभी किनारों की लंबाई योग उसका परिमाप होता है। इसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों किनारों की लंबाई का योग। उसके बाद दिया है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर एक किनारे की लंबाई का 4 गुना। उसके बाद पॉइंट दिया हमें आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हमारा आयत का परिमाप है। तो बस जो इसमें जानने के लिए था हमने जान लिया है। अब चलते हैं पहुंच जाते हैं वहीं सिलेबस, और आगे क्या है देखते हैं उसको। तो हम आ गए हैं वापस अपने सिलेबस की ओर, और उसके आगे बढ़ते हुए जैसे ज्यामिति इसमें टॉपिक था, तो हमने ज्यामिति टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद 9वां टॉपिक हमारा धन रुपया पैसा। तो धन रुपया पैसे में क्या है, रुपये के नोट एवं सिक्कों को देकर उन्हें शब्दों में अंकों में लिखवाना, तो ये हमें आता है। उसके बाद रुपये के नोट के मूल्य को सिक्कों में बदलना, ये भी आता है। रुपये से तो अच्छे से वाकिफ़ हैं। धनराशि का जोड़ घटाना, ये तो हमारा रोज का काम है, ये भी आता है। तो हमारा 9वां पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद 10वां पॉइंट है, इसमें टोटल 13 पॉइंट हैं। इसके बाद 10वां पॉइंट चल रहा है। तो समय मापन, समय का मापन कैसे करेंगे। घंटा एवं मिनट में समय पढ़ना हमें आता है। घंटे में जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 10:51 हैं, तो 10 हमारा घंटा में पता है, 51 मिनट, तो हमें घंटा एवं मिनट में समय पढ़ना आता है। दिनों को घंटों में चेंज करना, घंटों को मिनट में, और 1 मिनट को सेकंड में बदलना भी आता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं हमें पता है। घंटों को मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद 11वां है तौल मापन। तो तौल मापन में क्या है, किलोग्राम और ग्राम को परस्पर बदलना और उनका जोड़ना घटाना। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना आता है, और ग्राम को भी किलोग्राम में बदल सकते हैं। उसके बाद उनका जोड़ना घटाना हमें आता है। तो 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं, और 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं। तो कभी भी चेंज करना है, जैसे 1 किलोग्राम को हमें ग्राम में चेंज करना है, तो हमें 1 किलोग्राम में 1000 का गुणा करना होगा, तो 1000 प्राप्त होगा, तो हमारा ग्राम में चेंज होगा। और जब हमें किसी चीज़ ग्राम में दिया है तो हमें उसे किलोग्राम में ज्ञात करना है, तो हमें 1000 का भाग देना होगा। तो ये हमारा कन्वर्ट कैसे करेंगे ये भी जान लिया हमने। उसके बाद 12 पॉइंट है धारिता मापन। तो धारिता मापन में क्या है, लीटर को मिलीलीटर में बदलना और उनका जोड़ घटाना। तो लीटर में मिलीलीटर में बदल लेंगे, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। तो इसमें भी वही करना है जैसे किलोग्राम और ग्राम में किया था, कि अगर यदि हमें 1 लीटर दिया है तो उसे मिलीलीटर में चेंज करना है, तो 1 लीटर में 1000 का गुणा कर दो तो 1000 मिलीलीटर प्राप्त होगा। और मिलीलीटर में दिया है तो उसमें 1000 का भाग दे दो तो वो हमें लीटर में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आखिरी और लास्ट टॉपिक बचा है हमारा लंबाई मापन। लंबाई का कैसे मापन करेंगे, किलोमीटर को मीटर एवं मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, उनका जोड़ घटाना। तो किलोमीटर को मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसमें भी वही कंडीशन लागू होगी जो पीछे 2 चीज़ों में हुई है, किलोग्राम और लीटर में। उसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, तो ये भी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो भाग देना और गुणा करना वही स्थिति है। तो ये भी हमारा क्लियर है। तो हमारा पूरा मैथ का रिवीजन हो गया है कक्षा 3 का। और जिसमें आपको बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में संस्कृत कंप्लीट किया था, उससे पहले हमने हमारा प्रवेश, और उसके पहले हमने कलरव कंप्लीट किया। तो हमने अभी तक 4 किताबें कंप्लीट कर ली हैं, इसमें टोटल 5 किताबें हैं। तो हमारी लास्ट जो आखिरी किताब है वो इंग्लिश है। तो इसके बाद हम इंग्लिश का रिवीजन करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और कुछ नॉलेजफुल चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आपने इतने समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके अपने विचारों को ज़रूर प्रकट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। ओके बाय, टेक केयर।